हे देयर दोस्तों, आज डे नंबर 5 है और बिल्कुल बिल्कुल पास में पहुंच गए कंप्लीशन के। इसके बाद सिर्फ 2 ही दिन बचेंगे और यार मैं सच में चाहता हूं कि तुम आज की वीडियो में ज़रा चीज़ों को ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है? लेट्स गो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा कि हे हर्ष, क्या आप जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों पार्ट्स को जानते समझते हैं? तो प्रोबेबली आप यही रिप्लाई करोगे, हाँ मैं दोनों पार्ट्स को जानता हूँ एंड उनको समझता भी हूँ। तो आपसे इस क्वेश्चन ये आएगा मेनली कि क्या आप डिफाइन कर सकते हैं सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में फ़र्क क्या है? और मैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा कम और सिर्फ एसिंक्रोनस वाले पार्ट पे ज़्यादा बातचीत करना चाहता हूँ। बात सुनिए, इसके बाद हम कोड में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए पहले ऐसा समझो कि आपके मान लेते हैं कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। जो कोड सिंक्रोनस है वो चलेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है? और जो असिंक्रोनस है वो भी लाइन बाय लाइन ही चलेगा, लेकिन वो कोड आपके बाकी कोड को ब्लॉक नहीं करता। उसका नेचर होता है नॉन ब्लॉकिंग। कहने का मतलब, अगर ये कोड असिंक्रोनस है तो ये साइड में चला जाएगा और ये इसके बाद वाले कोड को रोकेगा नहीं, तो वो साइड में जाके अपना चलता रहेगा। और ये जो कोड आपके इसके बाद लिखा हुआ है ये पहले चलेगा। तो सिंक्रोनस कोड लाइन बाय लाइन चलता है, पहले चलता है, और असिंक्रोनस कोड साइड में जाता है और वो अपना काम कंप्लीट करता है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब फिर वो चलेगा। और ये जो चलेगा वाला पार्ट है ना, जब कंप्लीट हो जाए तो चलना, इसी चीज को हम कहते हैं कॉल बैक। वो हम देखेंगे सब कुछ। अब चलते हैं जरा कोड में एंड वहां पे देखते हैं इसे एक्शन पे। लेट्स गो। ऑलराइट, तो ज़रा देखते हैं इसको स्क्रीन पे फटाफट। तो एग्जैक्टली आपको बस एक छोटे से रिमाइंडर मैं देना चाहता हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स जब आप देखोगे तो वो सिर्फ असिंक्रोनस कोड को सेट टाइम आउट सेट इंटरवल से बताते हैं, और सच बताऊं तो मैं भी वही बताने वाला हूँ। बट एक छोटी सी बात, सीन ये रहता है कि असिंक कोड मेनली बताना सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल के अलावा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब असिंक कोड क्या है? असिंक कोड कुछ ऐसा है, कोड है जो बाद में चलेगा। अब बाद में कोड, जो चलने वाला कोड होता है, वो यूजुअली ऐसे कोड्स होते हैं जो एपीआई कॉल्स देंगे, या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर में कभी कोई रिस्पॉन्स आएगा तो प्रोमिसेस यूज़ कर रहे हैं। तो वो एग्जांपल्स काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, और इन टाइप की वीडियोस जिसमें क्विकली आपको कुछ एग्जांपल देना, इनके लिए तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आसिंक बहुत अलग लेवल पे कवर नहीं कर सकता, बट उसके लिए ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वो। अब बारी आती है, लेकिन छोटा एग्जांपल जो इंटरव्यू में आप दे सकते हो वो ये है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा console.log, आपने कह दिया लेट्स से हेलो, ठीक है? और ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बोल दिया हेलो, वेरी नाइस। अब अपन ने यहाँ पे एक और कोड लिखा console.log, और अपन ने बोल दिया वर्ल्ड, ठीक है? जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही लिख दिया, बहुत बढ़िया, और सेमीकोलन, ठीक है? फिर अपन ने एक लिखा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करता है? सेट टाइम आउट दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। पहले का नाम है फंक्शन, तो मैं यहाँ पे पहली चीज़ जो दे रहा हूँ वो है फंक्शन, बहुत बढ़िया। और सेट टाइम आउट दूसरी चीज़ जो आपको डिमांड करता है वो है एक टाइम, कितने टाइम बाद ये चले। तो मैंने कह दिया 1000। अब मन में आता है 1000 का मतलब होता है 1000 सेकंड, ऐसा नहीं है। 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकंड। और मिली सेकंड कैसे होता है भाई? मिली सेकंड बहुत सिंपल है, एक सेकंड में होते हैं 1000 मिली सेकंड। तो टेक्निकली ये लिखा है एक सेकंड, ठीक है? तो होता क्या है, एक सेकंड के बाद ये फंक्शन चल जाता है, और इसी फंक्शन को हम कहते हैं दोस्तों कॉल बैक फंक्शन, ठीक है? जो भी ऐसा फंक्शन जो पर्टिकुलर टाइम के बाद चल रहा है, तुरंत नहीं चल रहा है, के बाद चल रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो इसके अंदर भी मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, के बाद मैंने लिख दिया लेट्स से फिर से हेलो, ठीक है? वेरी नाइस, ओके। तो हमने ये लिख दिया है ना? और इसके बाद मैंने लिख दिया है एक बार और हेलो, वेरी नाइस, ठीक है, कूल। तो अगर हम समझें तो एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा? एक नॉर्मल इंसान सोचेगा कि भाई हेलो आएगा, फिर वर्ल्ड आएगा, फिर हम एक सेकंड रुकेंगे, फिर से हेलो आएगा, और फिर उसके बाद एक बार और हेलो आएगा। तो ये ऑर्डर रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है? लेकिन जिन्होंने पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, और जिन्होंने पहले कोडिंग वगैरह करी है कभी, तो उनको पता है कि ऐसा होने नहीं वाला। एक्चुअली जो ऑर्डर रहेगा वो आता है हेलो पहले आया, वर्ल्ड पहले आया, फिर वर्ल्ड उसके बाद आया, बिल्कुल एक्सपेक्टेड यही था। हेलो आएगा, वर्ल्ड आएगा, फिर एक सेकंड रुक के फिर से हेलो आएगा, सही है? पर ऐसा हुआ नहीं, एक बार और हेलो पहले आ गया, ये वाला कोड पहले आ गया। और ऐसा क्यों हुआ सुनो, ये जो सेट टाइम आउट है ये है आसिंक्रोनस। अच्छा, ये किसने बताया? ये पढ़ाई करने से पता चलता है। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, प्रोमिसेस, कॉल बैक्स, असिंक अवेट,
ये सारी चीज़ें आपकी एसिंक्रोनस कोड के अंदर आती हैं। आप इनको साइड स्टैक में ले जाते हो। इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे 2 डब्बे हैं, ठीक है? एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है। जो ये मेन डब्बा है इसका नाम है मेन स्टैक। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो पहले चलती हैं और जो साइड स्टैक है उसकी चीज़ें बाद में चलती हैं। तो जो आपके सिंक्रोनस कोड हैं, ये सारे मेन स्टैक में जाते हैं और जो आपका एसिंक्रोनस कोड है वो साइड स्टैक पे जाता है। और क्योंकि अच्छा ये भी आपका सिंक्रोनस कोड है, तो ये भी मेन स्टैक पे गया होगा। तो ये दोनों लाइन्स और ये वाली लाइन पहले चल गई क्योंकि ये मेन स्टैक में थे और क्योंकि ये साइड स्टैक में गया और ये नेचर होता है एसिंक्रोनस कोड का। एसिंक्रोनस कोड हमेशा साइड स्टैक पे जाता है, ये डन है। तो साइड स्टैक वाला कोड बाद में चलता है। तो इसका आंसर 1 सेकंड के बाद आया। एक छोटा-सा टिप देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट टिप है। कई बार लोगों को लगता है कि शायद ये इसलिए बाद में आया क्योंकि 1 सेकंड के बाद चला। अब देखो मैंने कितना डिले दिया है 0, तो डिले नहीं है। फिर भी ये फिर से हेलो लास्ट में आएगा और लॉजिक वही है क्योंकि ये दोनों मेन स्टैक में जाएँगे, ये जनाब जो हैं ये मेन स्टैक में जाएँगे, तो ये दोनों और ये जनाब पहले चलेंगे और उसके बाद ये साइड स्टैक का कोड चलेगा जिसके लिए आपको फिर से हेलो देखने को मिलेगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, एक बार और हेलो और फिर से हेलो लास्ट में आ रहा है, जबकि हमने टाइम कितना दिया है 0। तो यही नेचर होता है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड का। तो अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ऐसा समझो, एसिंक्रोनस कोड खुद को साइड स्टैक पे लेके जाता है और जब मेन स्टैक खाली हो जाता है उसके बाद एसिंक्रोनस कोड चलता है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन थिंग्स एंड आई बिलीव आपकी नॉलेज यहाँ पे बड़ी होगी थोड़ी बहुत, तो एटलीस्ट आपको और क्लैरिटी मिली होगी अपने कॉन्सेप्ट्स के साइड। जो भी हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? इट्स टाइम वी गो टू द कैमरा स्क्रीन, लेट्स गो। हाँ तो भाई कोडिंग वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं ज़रा एक बहुत ही अच्छे से माइंडसेट पर्सपेक्टिव पे। कई लोग कहते हैं कि वो एक देयर समथिंग कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम, आई कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों ने, इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक प्रॉब्लम रहता है बच्चों को। और इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और एक और है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्या करें भाई? देखो भाई एक दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझो। पहले इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है? जब आप कोई भी चीज़ है, पहली चीज़ आपका बिलीव रहता है कि आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप ज़्यादा किसी काम के नहीं हो, और अगर गलती से कुछ अचीव कर भी लेते हो तो आप सोचते हो ये गुड लक है, बस ये वो लक की राह में इसलिए हो गया। सुनो, देखो यार मैं बिल्कुल मानता हूँ बहुत सारे लोग आपको कई बार आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे। कई बार जब ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्श डिसएग्रीमेंट आपको देंगे। वो हार्श डिसएग्रीमेंट सिर्फ बातों से नहीं, गालियों से होगा। कई बार आपकी काबिलियत को समझा नहीं जाएगा। कई बार आपको ऐसा खुद में लगने लगेगा कि क्या मैं सच में काबिल हूँ? जैसे मुझसे एक चैनल बनाया गया था, बनाया गया है। उस चैनल का नाम है शेरियंस बकचोदी, ठीक है? और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें यहाँ पे बोली हैं इस चैनल पे, शेरियंस के ओरिजिनल चैनल पे। उन्होंने काफ़ी सारी गालियाँ मुझे बकी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि यार और भी इस तरीके के चैनल्स हैं जो बोलते हैं कि भाई तुम कोड विद हैरी से सीखो, तुम्हें कुछ नहीं आता, सॉर्ट ऑफ। तो कई बार आपके मन में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यार सच में क्या मुझे कुछ आता भी है? नहीं, देखो यार मुझे भी आता है। ऐसा कई बार आ जाता है मन में कि यार यार पता नहीं यार ब्रो, आई डोंट नो, पता नहीं मैं सही चल रहा हूँ या नहीं, पता नहीं मैं काबिल हूँ भी या नहीं। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं थोड़ा-सा सोचता हूँ अपने पिछले कामों को, मैंने कैसे-कैसे पढ़ाई करी और मैं पिछले 8-10 साल से जिस चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हूँ, कितने घंटे मैंने उसको दिए, मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व किए, कितनी सारी अच्छी चीज़ें क्रिएट करी। क्या ये सब लक है? क्या ये सब अपने ऐसे ही हो जा रहा है? प्रोबेबली नॉट। एंड दैट्स हाउ आई हैंडल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। वैसे ही तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने आज तक कुछ अचीव नहीं किया, प्रोबेबली यू आर नॉट सो गुड। तो आपको काम करना चाहिए, सिंपल। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो एंड आपने काफ़ी बढ़िया काम किया है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपने पहले काफ़ी कुछ अचीव किया है, तो भाई कितने भी क्वेश्चंस आप पे उठाए जाएँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉलेज थोड़ी पुरानी हो गई है, नई चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, अडैप्ट करो, सीखो और उनसे उन चीज़ों को सीखने के बाद अब आप उनके बराबर हो जो उन चीज़ों को जानते हैं। अच्छा, ख़ास बात ये है कि जो नई चीज़ों को जानते हैं वो पुरानी को नहीं जानते, पर आप पुरानी और नई दोनों को जानते हो, तो कितना बड़ा फ़र्क क्रिएट हो जाता है, राइट? तो मुझे लगता है इन चीज़ों को हैंडल करना के पता नहीं एम आई गुड इनफ और नॉट, पता नहीं मुझे खुद पे भरोसा नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, आई बिलीव यू शुड लुक बैक एंड थिंक क्या आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। और बहुत बड़े अचीवमेंट्स, कई बार अचीवमेंट्स नहीं, आपने कोई प्रॉब्लम फिगर आउट की एंड उसका सॉल्यूशन निकाला, दोज आर आल्सो द अचीवमेंट्स। तो अगर आपने अच्छे अचीवमेंट्स किए ना ब्रो, ट्रस्ट मी, यू
यू शुडंट बी फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ, राइट? एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ अचीव नहीं किया, go work and do great work, epic work, and probably one day people will get to know about you. It's that easy, right? So confidence आ जाएगा, do some work, और अगर काफी काम किया है तो पिछला काम सोचो, कॉन्फिडेंस आपको वापस आ जाएगा, लाइक आपको सब याद आ जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हो और आपने किन किन लोगों के को बीट किया है, आप किस तरीके के कैरेक्टर रहे हो पहले, सो सब कुछ याददाश्त ताज़ा हो जाएगी, राइट? इट्स टाइम वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। हाँ भाई, तो अब बात हो रही है एक टॉपिक पे, इसको कहते हैं स्टूडेंट लाइफ प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम जो है वो है मोटिवेशनल लॉस। कहने का मतलब है लॉस नहीं, लॉस। लॉस मतलब मोटिवेशन बहुत तेजी से गिरता है, 4 दिन मोटिवेटेड रहे, 5वें दिन से मोटिवेशन गया, पढ़ाई बंद। यार एक चीज सुनो, मोटिवेशन किसी भी काम को करने की जरूरत तब पड़ती है जब आप वो कर रहे हो जिसमें आप इंटरेस्टेड ना हो। मेरा बिल्कुल मानना है कि अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए। मेरी बात सुनो, बस छोटा सा है, समझना। मुझे लगता है कि पढ़ाई शुडंट बी देयर, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स बड़े बड़े पैकेजेस दिखा के आपको पढ़ाते हैं, है ना? तो मोटिवेशन क्या होता है? बड़ा पैकेज लगेगा, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को लाइक जैसे मछली को ना चारा दिखा के उसको अपने पास बुलाया जाता है ना, वैसा ही होता है कि जब आपको कोई एंड रिजल्ट दिखा के आपसे काम करवाया जाए। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो ये कि आप एक बहुत ही गजब के प्रोग्रामर बनना चाहते थे, आप चाहते थे कि वेब डेवलपमेंट में आप वन ऑफ द बेस्ट हो, आप वेब डेवलपमेंट को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे। कौन सी कंपनी आपको नहीं लेना चाहिए? कौन सी कंपनी जो जब आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो डीएसए इज अ बिग थिंग? नो, प्रोबेबली नॉट। आप खुद से ही सीखना चाहोगे, आप बिल्कुल जानना चाहोगे कंप्यूटर मशीन को मैं कैसे और एफिशिएंटली यूज करूं। उसी का नाम तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम है, राइट? तो आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी, आपके लिए ना इतनी बड़ी टेंशन होगी कि आप उसमें टाइम डालो या ना डालो। आप ये सबसे बड़ी टेंशन तब बनती है जब आप जबरन उस चीज पे वर्क कर रहे हो, आपको लगता है यार बस खुद को पुश करना ही पड़ेगा। ब्रो, आप राज ही नहीं जान पाए, 5 करोड़ के पैकेज के लिए उसने प्रिपेयर किया ही नहीं था जो 5 करोड़ का पैकेज स्कोर कर पाया। वो प्रिपेयर इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग से मोहब्बत है, उसे मोहब्बत है कि भाई मुझे और जानना इस चीज के बारे में, ये है क्या, कैसे वर्क कर रही है बिहाइंड द सीन्स, एंड क्या क्या इसमें किया जा सकता है। 5 करोड़ का पैकेज इज द बाय प्रोडक्ट। जिस तरीके से कार को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना इज द मेन पर्पस। आप कार इसलिए नहीं चलाते कि आप पेट्रोल डलवाएं, कार का मेन यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। वैसे ही होता है, आप प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं सीखते 5 करोड़ के पैकेज को आप ट्रैक करोगे। आप प्रोग्रामिंग सीखते हो क्योंकि आपको अपना करियर में आपको अपना करियर प्रोग्रामिंग में बनाना है। आप चाहते हो कि आप एक बहुत ही तगड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग लिखो, आप कंप्यूटर्स को और जानना चाहते हो, आप उसमें ज्यादा एफिशिएंट होना चाहते हो। और जब आप इस पर्पस से प्रोग्रामिंग करते हो, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, हर एक चीज ईजी है और कभी एक टेंशन नहीं आएगी कि अगली चीज मुझे ना, अरे यार डेटा साइंस सीखना पड़ेगा। अरे यार डेटा साइंस गजब यार, ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस बहुत बढ़िया, सीखना चाहिए यार, कंप्यूटर्स में और जानने को मिलेगा। ग्रेट स्टफ, राइट? डॉकर, अरे यार डॉकर सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप आप जबरन खुद को पुश कर रहे हो। और ट्रस्ट मी, फिर आप बहुत परेशान हो गए, आप एंजाइटी से लेके एवरीथिंग, देयर विल बी एवरीथिंग। तो आई सीरियसली बिलीव आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। एंड आई वांट कि आप पढ़ाई इसलिए करें कि you can become really really good at something and people will know you with that. लोग आपकी काबिलियत से आपको जानते हैं, आपके काम से आपका नाम होता है। एंड आई सीरियसली थिंक दैट कि मुझे नहीं लगता मैंने किसी का ऐसा नाम जानता हूँ जो कामयाब नहीं है। कामयाब, बात समझ रहे हो? तो प्लीज गो एंड डू सम ग्रेट वर्क एंड प्रोबेबली एक दिन आपको भी लोग जानेंगे। इट्स टाइम वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स गो। तो बारी आ गई भाई साहब आज के एक और रीजन पे, व्हाई यू शुड कीप वर्किंग ऑन इट। तो भाई साहब एक रीजन आपको और देता हूँ कि आपको क्यों उस चीज से पे लगे रहना चाहिए और काम करना चाहिए। लेट्स गो। डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू व्हेन यू थिंक यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ इज कॉल्ड मोटिवेशन। रीड इट अगेन। सो बेसिकली बातचीत क्या हो रही है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी काम को करना चाहते नहीं हो पर आपको पता है कि वही करना चाहिए, जैसे पढ़ाई, और फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो जबकि आप करना नहीं चाहते, तो इसी चीज को मोटिवेशन कहते हैं। कई लोग इसको डिसिप्लिन कहते हैं। एक्चुअली सीरीज का नाम भी डिसिप्लिन है, लेकिन मैं इसे डिसिप्लिन नहीं मोटिवेशन कहता हूँ। ये असली मोटिवेशन की डेफिनेशन होनी चाहिए। डिसिप्लिन होता है रोबोट की तरह काम करना। मैं सच में, मुझे बहुत पसंद है वो।
सुबह उठिए, 7 बजे जिम जाना है, 7 बजे जिम जाइए। आप जिम नहीं जाते, कोई बात नहीं, सुबह अच्छा मील लेते हैं, अच्छा मील खाइए। अब वो भी नहीं करते, कोई बात नहीं, अब सुबह पढ़ाई करते हैं, सुबह पढ़ाई करिए। सर वो भूकंप आ गया, पढ़ाई करिए। सर वो आज मेरा दोस्त बुला रहा है, पढ़ाई करिए। सर वो मेरी गर्लफ्रेंड रूम पे अकेली है, पढ़ाई करिए। राइट, सो यू गॉट मी राइट। एक रोबोट की तरह जब आप काम करते, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। कई बार आप किसी चीज को नहीं करना चाहते, बट स्टिल you are doing it, and that's what motivation is all about. I seriously believe in this definition of motivation. इस मोटिवेशन को फॉलो करोगे, you will definitely win. So it's time कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार दें, राइट। और अब हम चलेंगे हमारे अगले सेक्शन पे, लेट्स गो। तो भाई, आपके वेबसाइट के गेम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आज 5वें दिन मैं आपको 5वीं टिप देने वाला हूँ। इसका नाम है ट्रेंड्स। तो आपको कई सारे अच्छे अच्छे वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स दिखेंगे इंटरनेट पे, और आज हम उन्हीं को विजिट करेंगे। आपको अच्छे अच्छे ट्रेंड्स दिखाऊंगा मैं, और कैसे उन्होंने वेबसाइट्स के गेम को कम्प्लीटली बदल दिया। और बड़ी बड़ी हेवी वेबसाइट्स बनाते हैं वो उन ट्रेंड्स के बेसिस पे, और महंगी महंगी वेबसाइट्स बिकती हैं यार, अच्छी जॉब्स मिलती हैं इस सेक्टर में। सो आई सीरियसली वांट कि आप मेरे साथ इस जर्नी पे चलें। लेट्स सी द ट्रेंड्स थिंग। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो अब भाई साहब ट्रेंड्स पे बात करनी है, लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया मॉडर्न वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स, और आप इस तरीके के हेडिंग्स को टेस्ट आउट कर सकते हो। वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स 2023, वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स 2024, इस तरीके के हेडिंग्स को आप गूगल सर्च कर सकते हो। टॉप 10 वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स फॉर 2024। अब हम चलते हैं ज़रा इस पे, देखते हैं ये क्या हमको प्रिडिक्ट करके देते हैं कि किस टाइप के वेबसाइट डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को आप फ़ोकस में लेके अपने वेबसाइट डिज़ाइन गेम को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे यूएक्स फ़ोकस डिज़ाइन, उसके बारे में काफ़ी डिटेल दी हुई है। मेनली मैंने डिटेल पढ़ी नहीं, लेकिन आई कैन गेस कि ये क्या बोल रहे होंगे। ये बोल रहे हैं कि आपका फ़ोकस काफ़ी हद तक इस पे होना चाहिए कि वेबसाइट यूज़र जब चलाएगा, तो वो कौन-सी चीज़ें किधर एक्सपेक्ट करता है, उसे किसी प्रॉपर नेविगेशन उसको मिले, उसको दिक्कत ना हो वेबसाइट चलाते वक़्त। तो आपका फ़ोकस काफ़ी हद तक इस पे होना चाहिए कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है वेबसाइट पे, और वो काफ़ी मैटर भी करता है। बिल्कुल, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो भी इन्होंने ऐड की हुई है। तो दिस इज़ वेरी गुड, डोप, वेरी नाइस। काफ़ी अच्छे प्यारे एनिमेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं एनिमेशंस, काफ़ी क्लीन है वेबसाइट। तो यही चीज़ें बताई गई हैं। Y2K इफ़ेक्ट, अब ये क्या है भाई? इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे। Y2K आई बिलीव दैट्स अबाउट let's read. Designers have been incorporating graphics inspired by the trends in the late 90s and Y2K. In web design, you can certainly expect to see Y2K effect. I just don't understand what exactly Y2K is. I believe static noise in background, imagery, neon colors, and metric style text are just some of the elements you may see becoming popular. I think यही Y2K इफेक्ट होता है probably. तो इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो, ये काफ़ी आजकल चल भी रहा है। मजाक से हट के ये इस टाइप की वेबसाइट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो एग्जैक्टली ये नहीं, ये तो मुझे उतनी खास नहीं लग रही, बट हाँ, काफ़ी नियॉन कलर्स और काफ़ी वाइब्रेंट, और थोड़ा सा नॉइज़ है, चीज़ें इधर उधर हैं, इस टाइप की वेबसाइट्स, आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पे। तो इस टाइप की वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आजकल चल रही हैं। सो वाइब्रेंट ग्रेडियंट्स, ये क्या है भाई? इस तरह के ग्रेडियंट्स अभी हम एक ने एक आज ही हम लोगों ने एक हमारा जो कोर्स है ना, दैट इज़ आई थिंक फ्रंट एंड डोमिनेशन, तो उसके अंदर एक वेबसाइट डिसाइड करी है बनाने के लिए। तो आई बिलीव उसका नाम सनडाउन स्टूडियो है। इसका 1 घंटे का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे भी आएगा। हम पूरे पूरे वीडियो को वहाँ पे डालेंगे, और पर उसका 1 घंटे का ट्यूटोरियल यहाँ पे भी आएगा। और ये डायनामिक रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी डायनामिक है, राइट? तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के, और ये ट्रेंड में आज आ चुका है, और हमने ये बना दिया है। ये 2024 का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमने अभी इसे क्रिएट किया है, एंड काफ़ी डिसेंट इफेक्ट लगता है ये। और अब आते हैं इस पे, काइनेटिक और डायनामिक टाइपोग्राफी। ये तो भाई काफ़ी पहले से चल रहा है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टाइपोग्राफी। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ टाइपोग्राफी, इस तरह की चीज़ें। आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिस, एंड ये चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसवीजीज। एंड ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये बेसिक H1 नहीं है, ये एक एसवीजी है। आप इसे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेटर, या और भी टूल्स आते हैं इंटरनेट पे। फिग्मा से भी आई थिंक आप एसवीजी निकाल सकते हो, और फिर उसको आप ऑफसेट मार के एनिमेट कर सकते हो। इट्स मोर लाइक दैट। तो काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स हैं इंटरनेट पे, आपको बस गूगल करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेंड्स एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये बेंटो ग्रिड, ये तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ अभी इंटरनेट पे चल रहा है। प्रोबेबली हम भी इसे यूज़ करेंगे हमारे वेबसाइट में कहीं, है ना?
फ्लूइड लेआउट्स काफ़ी चल रहे हैं आजकल, एआई जनरेटेड इमेजरी काफ़ी चल रही है, बिल्कुल सच है ये। आप देखें तो एआई जनरेटेड इमेजरी है, राइट? तो ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। रेट्रो डिज़ाइन, इस पे ही तो बात हो रही थी भाई, रेट्रो नॉस्टैल्जिया, जो हम पुराने वेबसाइट्स देखते थे उस टाइप के थीम को पकड़ रहे हैं वापस से। माइक्रो इंटरैक्शंस हो रहे हैं भाई, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? कैन यू सी? सो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं ये सब। एंड अगर आप माइक्रो इंटरैक्शन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना, हम लोग चैनल पे लेकर आएँगे, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। और एक हमारे पास एक अंकुर करके लड़का है, बहुत प्यारा माइक्रो इंटरैक्शन पढ़ाएगा आपको, यू विल लव इट पक्का, ठीक है? तो मुझे बताना इसके बारे में। आई थिंक दिस इज़ अ लॉट। हमें चलना चाहिए अब अगले सेक्शन पे, लेट्स गो। सो फाइनली काफी अच्छे ट्रेंड्स थे एंड मजा आया होगा आई बिलीव आपको। अब बारी आ गई भाई साहब काय की। इमेजेस इमेजेस वगैरह अपन ने पढ़ी थी, सब कुछ के ट्रेंड्स, कलर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, राइट? जरा ये कुछ वेबसाइट देखते हैं। आज हम जिस वेबसाइट को काइंड ऑफ डीस्ट्रक्चर करने वाले हैं, वो ये एक वेबसाइट है, आप देख सकते हो उसको सामने। एंड इस वेबसाइट को अब डीस्ट्रक्चर करने का टाइम आ गया। इसके कुछ एनिमेशंस, कुछ तगड़ी चीजें अपन देखेंगे। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड जरा देखते हैं चीजें कैसे होती हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, सो वेबसाइट पे आ चुके हैं, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। एक्चुअली इफ यू डोंट नो, ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वेबसाइट वी आर प्लानिंग, मतलब हम लोग श्योर नहीं है इस पे, बट वी आर प्लानिंग कि हमारे रिएक्ट का जो फ्रंट एंड डोमिनेशन में हम लोग रिएक्ट का अपडेट देने वाले हैं। तो उसका फाइनल प्रोजेक्ट कुछ और है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि एक और फाइनल प्रोजेक्ट ऐड करें, वो ये वाला हो। एंड आई वांट कि आप इसे देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये रिएक्ट से बनाना, इट वुड बी अ बिग डील, ट्रस्ट मी, इट वुड बी अ बिग डील। क्योंकि लोग नहीं पढ़ाते, लोग काफ़ी बेसिक्स बनाते हैं व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट यूआई। क्योंकि रिएक्ट में आई डोंट नो व्हाई पीपल कंसिडर कि एनिमेशंस नहीं होने चाहिए, पेज शुड लुक वेरी स्टैटिक एंड समथिंग लाइक दैट, बट ये मेरा बिलीव नहीं है। आई बिलीव यूआई टीम अलग होती है और जो फंक्शनैलिटीज क्रिएट करते हैं वो अलग टीम होती है, एंड बोथ ऑफ दोज टीम्स शुड डू ग्रेट वर्क। तो व्हाई नॉट, लेट्स गो। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल के बेसिस पे हो रहा है सब कुछ। एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड चल रही है, अगेन द लोकोमोटिव स्टफ, या फिर आप इसे फ्रेम ऑफ मोशन से भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी अगेन ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर 3 एलिमेंट्स, और जब मैं इसको माउस को मूव कर रहा हूँ, दिस इज सम ग्रेडियंट एट द बैक प्लेइंग सम रोल, राइट? तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये तो। एंड जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा बाय द वे, पीछे जो ग्रेडियंट है, ये जो अभी आपने देखा, ये वाला, और ये कलर भी चेंज कर रहा है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो ग्रेडियंट आपको दिख रहा है ना, ये ग्रेडियंट 2 तरीके से आप बना सकते हो। पहला तो है, आई बिलीव आप, मैं श्योर नहीं हूँ इस पे, आप एक डिव बनाइए, डिव पे आप सीएसएस ग्रेडियंट दीजिए, रेडियल ग्रेडियंट, सीएसएस ग्रेडियंट ग्रेडियंट, एंड उसको ब्लर आउट कर दीजिए, फ़िल्टर ब्लर काफ़ी ज़्यादा, और उसका ओवरफ्लो हिडन कर दीजिए, तो पैरेंट एलिमेंट से जितना बाहर जाएगा वो दिखेगा नहीं। और माउस से जब आप माउस हिला रहे हैं, तो आप या तो रेडियल ग्रेडियंट की वैल्यूज़ बदलिए या फिर उस डिव को मूव करिए, उससे आपको ये इफ़ेक्ट अचीव हो जाएगा। बट आई थिंक दैट वोंट बी द वेरी एफिशिएंट वे टू डू थिंग्स। ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा 3JS का यूज़, एंड आई बिलीव दैट वुड बी द करेक्ट वे टू डू। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट लग रहा है, एंड यहाँ पर अगेन ये पाथ को फॉलो कर रहा है, एंड दिस इज़ लुकिंग रियली गुड, काफ़ी अच्छा है ये, राइट? आई एम लविंग इट। एंड ये नीचे कुछ माइक्रो इंटरैक्शंस भी चल रहे हैं, एंड जिस तरीके से यहाँ पे देखना, एक और ये आया, राइट? एंड ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है। आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटिव। अभी रिसेंटली उनका एक नया बीटा वर्जन भी आया है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप वो भी यूज़ कर सकते हो फॉर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। बट मैंने ट्राई किया था, तो मैंने अभी रिसेंटली उनको गिटहब पे एक इशू रेज़ किया है कि उनका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी वो क्या रिप्लाई करते हैं। लेकिन अभी तक तो एटलीस्ट बीटा वर्जन में उनका वो वर्क नहीं कर रहा है, मैंने वो चेकआउट कर लिया है। और अब आते हैं इस पे, ये अगेन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चल रहा है अभी भी, एंड इट्स वेरी डिसेंट, राइट? वेरी वेरी डिसेंट। इज इट सम वीडियो, व्हाट? डजंट लुक्स लाइक वन। लेट्स सी व्हाट इट इज। वीडियो तो नहीं लग रहा है, बट देखते हैं क्या है। जस्ट अ सेकेंड। वेबसाइट को जूम नहीं, इसको जूम आउट करना है, बढ़िया। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली दिस गाय इज। दैट्स एन इमेज एक्चुअली, वाओ, दैट्स एन इमेज, वाओ। We can actually make a video and then do some stuff there. I think ये लॉटी वगैरह से किया है उन्होंने, हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं, दैट वुड बी द आई थिंक मोर एफिशिएंट। बट इट्स ओके, अगर ये इमेज है एंड आप उसको एनिमेट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू लोडिंग टाइम एंड एवरीथिंग। बट या, इट्स अप टू यू।
आप कैसे जाना चाहते हो। अगेन ये 3D पर्सपेक्टिव पे काइंड ऑफ रोटेटेड है हमारे सेंटर ओरिजिन को लेके इन दी ऑन दी वाई एक्सिस आई बिलीव। एंड जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि हम करेंगे तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं देयर समथिंग कॉल्ड फ्रेम ऑफ मोशन। और अगर आप यू नो आप यूज़ कर रहे हो लेट्स से रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो देयर समथिंग कॉल्ड स्क्रॉल ट्रिगर। आप इससे भी ये अचीव कर सकते हो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ ग्रेट। अगेन अगेन सम यू नो जैसे आप ऊपर आ रहे हो तो ये कलर वाइट से ऑरेंज हो रहा है ताकि ये ब्लेंड होने लगे और आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि पूरी स्क्रीन एक थी लेकिन ऐसा था नहीं। कैन यू सी, राइट। सो अब आते हैं नीचे एंड अगेन छोटे छोटे माइक्रो इंटरेक्शंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी। वेबसाइट्स वाले उस पर 3 बार वेबसाइट्स लिखा हुआ है और वो बस नीचे की तरफ पॉप डाउन हो रहे हैं, दैट्स इट, राइट। और यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसको नीचे ला रहे हो, इसको ऊपर ले जा रहे हो। बहुत सिंपल है ये, वाई एक्सिस पे आप एनिमेट कर रहे हो। इट्स वेरी वेरी इजी। एंड अगेन एक एक छोटा सा माइक्रो इंट्रैक्शन यहाँ भी है। अगर आप नोटिस करोगे, ये देख रहे हो जब मैं माउस हिला रहा हूँ, राइट, देयर सम ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली ग्रेडियंट नहीं बढ़ता जा रहा है, हो क्या रहा है, ये रेडियल ग्रेडियंट है। तो येलो कलर पहले इतनी दूर तक और सेंटर पे था ऑरेंज। फिर क्या हो रहा है, येलो ऐसे बढ़ता जा रहा है तो ऑरेंज का जो रेडियस है वो घटता जा रहा है, समझ रहे हो। ये हो रहा है, ये देखना जब मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा, ये देखो येलो पास आता जा रहा है सेंटर के। तो येलो सेंटर के पास आ रहा है तो उस वजह से ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो रहा है। एक्चुअली हो कुछ खास नहीं रहा है, बस वही हो रहा है जो मैंने आपको बताया, राइट। ठीक है, वेरी नाइस। एंड अगेन एक सर्कुलर शेप है, अचीव किया जा सकता है बहुत आराम से, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस। अभी मैंने परसों नरसों ही बनाया था, रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट बना रहा था, उसमें सर्कुलर शेप। सो इट्स प्रीटी डोप, राइट, इट्स वेरी गुड। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। उम्मीद तो पूरी है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और कैसी चल रही है सीरीज़, क्या आपको ये हेल्प कर रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, राइट। चलो चलते हैं अगले सेक्शन पे। फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यार, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ जिस बंदे ने ढंग से सीरीज को फॉलो किया होगा उसकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि असली डील शायद कोडिंग में नहीं है। लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में एंड दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन एंड दैट्स वेयर द रियल प्रॉब्लम इज। कई लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देते नहीं, उन्हें लगता है कि सिर्फ कोडिंग 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 होता है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक लाइफ होती है, पर्सपेक्टिव होता है, माइंडसेट होता है जो आपको हेल्प करता है। हेल्प नहीं करता है, जो माइंडसेट ही होता है सब कुछ, जो आपको किसी काम में या तो कामयाब बनाता है या फिर आपको सॉर्ट ऑफ हरा देता है। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज़ मेरे एटलीस्ट उन गोलूज़ के तो काम आएगी जो मोटिवेशन थोड़ा सा सोच रहे हैं कि भाई कुछ यार भैया अपना माइंडसेट हमें भी दो। सो आई बिलीव आपको थोड़ा हेल्प मिल रही होगी, राइट। जाते जाते एक दो व्यूअर्स के मुझे 2 कमेंट्स को आंसर करना है। पहला, एक व्यूअर है, उनका कहना है कि भाई भैया आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो हर वीडियो में क्रिएटर्स को, तो अब वो मत किया करो। नहीं दोस्त, मैं फिर भी करूँगा। नंबर 1, मुझे लगता है क्रिटिसिज्म कभी बुरा नहीं होता जब तक आप गाली नहीं बक रहे हो किसी को। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है ये कौन-सा समाज आप बनाना चाहते हो जहाँ पे ये कहा जाए मैं चोर, तू चोरी कर, मैं नहीं कहूँगा मैं चोरी करता हूँ, तू मत कह। चोरी इज़ जस्ट अ मेटाफर हियर, ठीक है? मैंने पिछली वीडियो में कुछ बातें की थी, कुछ कि शायद ऐसा कुछ था 2.5 करोड़ का घर एंड ऑल ऑफ दैट। वो सिर्फ़ एक मेटाफर था। बाद में मुझे पता चला मैं गलती से वो जो 2.5 करोड़ नंबर बोला है मैंने, वो गलत तरीके से टारगेट हो गया एक क्रिएटर पे। मैं नाम अभी भी उनका नहीं ले रहा हूँ, बट वैसा कुछ है नहीं। आई सीरियसली जस्ट वांट कि मैं किसी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कम ऑन, कितने नाम लेंगे यार? टारगेट या कंट्रोवर्सी ये मेरा गेम नहीं है ब्रो। आई एम हियर टू टीच, आई एम हियर टू गिव यू अ लॉट ऑफ विजडम। दैट्स व्हाट आई केम हियर फॉर। मेरा कोई कंट्रोवर्सी गेम नहीं है बेटा। मेरे को चाहिए, मैं अपनी जनता यहाँ पर जो है उसे पढ़ाना सिखाना चाहता हूँ, दैट्स इट। आपको अगर क्रिटिसिज्म लगता है कि नहीं होना चाहिए तो आप, आई थिंक यू आर डूम्ड। आप थोड़ा सा ना डिल्यूजनल हो रहे हो। क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, वही समाज को बनाता है। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे क्रिटिसाइज होना चाहिए, सिंपल एज दैट। लोगों को गलत चीजें बता के कोर्सेज नहीं बेचने चाहिए, इमोशनल ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सही तरीके नहीं हैं। मैं बिल्कुल सोचता हूं कि यार तुम अपना काम करो, दूसरों को अपना काम करने दो। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। नहीं से भाई, ऐसा कैसे मान लूं मैं? गलत कोई कर रहा है तो करने दो, कोई चोरी चकारी कर रहा है करने दो, कोई गलत चीजें बेच दे रहा है। भाई जब हम क्रिटिसाइज करते हैं बुरे प्रोडक्ट्स को, तभी तो अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स खराब नहीं होने चाहिए, और अगर कोई खरीद रहा है इट्स योर कह सकते हैं, आई वुड से कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉर्ट ऑफ, कि तुम लोगों को बताओ कि भाई ये चीज़ें ऐसा नहीं ऐसा होता है। और अगर वो क्रिएटर को लगता है कि मैं गलत हूँ, मुझे गलत प्रूफ कर दें, और अगर मैं गलत होऊंगा मैं लिटरली अपनी गलती मान लूंगा और उस चीज़ को सीखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब आते हैं नंबर 2 पे। अब आते हैं, एक स्टूडेंट है भाई चैनल के, उनका कहना है कि काफ़ी गैप हो गया है, तो वो चीज़ को कैसे हैंडल करना है। यार गैप वाली चीज़ को आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। हाँ, क्या उतना ईज़ी होगा? नहीं। आपको अपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पहली चीज़। उनके नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बता देना, तो मैं अगली वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं पर मेंशन कर दूँगा। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किसी भी एक चीज़ में आपको अपने आप को मास्टर करना है, और कोई भी स्किल हो सकती है, एआई, एमएल, डीएस, वेब, या कोई भी एक स्किल। कई बार आप खुद ही से बोलते हो आपके पास बहुत गैप है, ज़्यादा मत बताइए कि आप गैप में थे या क्या। बस ऐसा बोलिए कि सॉर्ट ऑफ आप थोड़ा-सा आप लर्निंग फेज़ में थे अपने एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, वो गैप की तरह ही कंसिडर होगा, लेकिन फिर भी उस वर्ड गैप को बोलने की जगह थोड़ा-सा पॉजिटिव वर्ड यूज़ करिए कि आप लर्निंग फेज़ में थे, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट फेज़ में डाले हुए थे, एंड यू वर ट्राइंग टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग इन योर लाइफ। और अगर फॉर्चुनेटली इनफ वो कंपनी नेक्स्ट बिग थिंग होती है, तो आप अपनी सारी सर्विसेज, अपना सब कुछ उस कंपनी को देंगे। दैट्स हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू गैप, राइट। आई बिलीव आपको मेरा पर्सपेक्टिव मिल गया होगा, तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प कर पाया, और अगर आपको लगता है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगले दिन, जो कि डे नंबर 6 है, कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल एक बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, उसका नाम है एंग्जाइटी इन टेक, एंड आई सीरियसली वांट कि आप देखें। अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कई सारे लोगों की कई सारी क्रिटिसिज्म है उसमें, और मैं नहीं रुकूंगा दोस्त, मुझे गाली दो या कुछ भी दो, मैं नहीं रुकूंगा। मैं अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बोलूंगा। यस, क्या मुझे कोई पसंद नहीं है? काफ़ी लोग पसंद हैं जो रिएक्ट पढ़ा रहे हैं, नोड पढ़ा रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट या एआई पढ़ा रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग पसंद हैं जो यूट्यूब पे हैं और ये सब पढ़ा रहे हैं, और मुझे काफ़ी सारे लोग नहीं भी पसंद है जो यूट्यूब पे और ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और मेरा दोनों के लिए कुछ कुछ पर्सपेक्टिव है कि कौन पसंद है कौन नहीं। क्या उसका लेना देना कोर्सेज से है? प्रोबेबली नॉट। कोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है कि कोई कोर्स बेचता तो पसंद नहीं है या कोई कोर्स नहीं बेचता तो पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई लोगों की चॉइस है, कोर्स बेचना नहीं बेचना वो उनके ऊपर है। और बट हाँ, कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि इमोशनल ब्रांडिंग, बच्चों को बरगलाना, कुछ ऐसी चीज़ें बताना जो एक्चुअल वैसी नहीं है, लेकिन यू गॉट मी, राइट। तो ऐसा कुछ मुझे पसंद नहीं और मैं क्रिटिसाइज करूंगा। आई एम सो सॉरी। अगर आप ऐसी दुनिया में आना चाहते हैं जहाँ पे हर कोई हर कुछ कहे प्रिटी गुड प्रिटी गुड प्रिटी गुड, नॉट एवरीथिंग इज प्रिटी गुड, एंड दे शुड बी टोल्ड दे आर नॉट प्रिटी गुड इफ दे आर नॉट। सिंपल एज दैट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।